गाइज एसक्यूएल इज़ वन इम्पॉर्टेंट टेक्निकल स्किल जो कि हर डेटा एनालिस्ट को आनी चाहिए। एंड एसक्यूएल को स्टार्ट करना काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है क्योंकि देर आर सो मेनी टॉपिक्स टू लर्न, वेदर इट इज़ विंडो फंक्शन, सीटी, जॉइंट्स हो गया, ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया। ये सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स कब काम में आएंगे और इनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहता है। सो टू हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो वेयर वी विल बी लर्निंग एसक्यूएल इन जस्ट 1 hour. सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं एसक्यूएल के सारे टॉपिक्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद एसक्यूएल। एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट विद डब्ल्यूएस क्यूब टेक्स प्रीमियम डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम, तो गाइज ये कोहॉर्ट स्टार्ट होने वाला है ऑन 21st of July 2024 which will be led by top industry mentors from Microsoft, Amazon, KPMG, Rapido and WS CubeTech itself. So अगर आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं। Now let's get started guys. सो टुडे एज वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद एसक्यूएल, सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा सेट लेके आ जाते हैं और उससे भी पहले एसक्यूएल को बहुत इन डेप्थ समझते हैं। देखो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज हियर जो कि हमें अलाउ करती है टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस। गाइस जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी बिकॉज यू नो माई लैंग्वेज, वट एवर आई एम स्पीकिंग यू नो दैट। बट ऐसा ही डेटाबेसेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ होता है। अगर हमें कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर हमें डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है, एसक्यूएल डेटाबेसेस यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को फॉलो करने वाले डेटाबेसेस के साथ अगर आपको इंटरैक्ट करना है तो आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऐसे काफ़ी सारे सर्वर्स हैं जो कि एसक्यूएल को यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, पोस्टग्रेस हो, एमएस एसक्यूएल हो, ओरेकल हो, ऐसे काफ़ी सारे सर्वर्स हैं। In this video, we are going to talk about MySQL, that how we can run SQL queries in MySQL. For that, I have already installed MySQL. If you want to find it installation video, ये भी आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी, that how you can install MySQL Workbench. Now let's move ahead and get our data set over here. Data set के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेती हूँ. So this data set which I am talking about is on Kaggle. You can find the link of Kaggle as well. और आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग यू दिस रिपोजिटरी जो कि मैंने एसक्यूएल के लिए यहाँ पे बनाई है। सो इफ़ आई गो टू माई रिपोजिटरीज हियर, रिपोजिटरीज के अंदर आपको एक मैं रिपोजिटरी का लिंक शेयर करूँगी जो कि है ई कॉमर्स एसक्यूएल नाम से। सो इस रिपोजिटरी को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा सेट का लिंक एंड सेकेंडली आपको मिलेगा पाइथन टू एसक्यूएल का लिंक। गाइस डेटा सेट के लिंक पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक लिंक मिलेगा। यू कैन जस्ट कॉपी दिस लिंक फ्रॉम हियर। सिंस द फाइल वाज लार्जर देन 25 MB आई कुडंट अपलोड इट ओवर हियर, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इस लिंक को अपलोड कर दिया है। इस लिंक पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमर्स, जियो लोकेशन, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड सेलर्स का CSV फाइल मिलेगा। यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। नाउ वंस यू डाउनलोडेड, ये डाउनलोड होके हमारे पास आ जाएगा। डाउनलोड होके ये हमारे पास होगा इन द फॉर्मेट ऑफ जिप फाइल। जिप फाइल से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है इनटू CSV फाइल। सारी फाइल्स मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। बट नाउ कम्स द पार्ट कि ये CSV फाइल है। अब CSV फाइल को एसक्यूएल में कैसे ले जाना है? गाइज इफ़ यू हैव वॉच्ड माई पिज़्ज़ा सेल्स एसक्यूएल प्रोजेक्ट, तो देयर आई हैव टॉट यू हाउ वी कैन कन्वर्ट CSV टू एसक्यूएल, हाउ वी कैन टेक अ CSV फाइल एंड ड्रॉप इट इनटू एसक्यूएल। आज के सेशन में हम लोग पाइथन को यूटिलाइज करने वाले हैं टू कन्वर्ट CSV फाइल टू एसक्यूएल, टू नॉट एक्चुअली कन्वर्ट बट टू ड्रॉप CSV फाइल इन एसक्यूएल। इसके लिए यहाँ पे कोड भी मैंने आपको इसी लिंक के अंदर शेयर मैं आपके साथ कर दूंगी। सो इफ़ यू विल कम टू दिस लिंक इटसेल्फ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा python to sql.py, जहाँ पे मैंने ये पूरा कोड लिखा हुआ है। दिस कोड हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड यूजिंग ChatGPT। सो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी होगी। नाउ ऑल यू सिंपली नीड टू डू इज़ कि हम यहाँ पे चलते हैं। सो ई कॉमर्स का हमारे पास एक फ़ोल्डर है जहाँ पे ये सारा डेटा है मेरे पास। आई क्लोज इट एज ऑफ नाउ एंड एक काम करती हूँ, मैं डेस्कटॉप पे ही एक पाइथन की फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, ईदर ऑन डेस्कटॉप और यू कैन कॉल इट इन एनी ऑफ योर फोल्डर। सो लेट्स गो टू दिस न्यू फोल्डर। यहीं से मैं टर्मिनल ओपन कर रही हूँ, यानी कि अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रही हूँ and I'm launching Jupyter Notebook. Now you can utilize any of the Python platforms for this. I'm using Jupyter Notebook. आप लोग चाहो तो PyCharm भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग चाहो तो VS Code को भी यूटिलाइज़ कर सकते हो।
सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल हियर। नई फाइल क्रिएट करके मैं कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट प्रीवियस वाला मेथड कि कैसे हम लोग CSV को डायरेक्टली लेके आ सकते हैं MySQL के अंदर, दैट मेथड इज़ अ प्रिटी मच लॉन्गर, सो आई वुड रेकमेंड यूजिंग पाइथन फॉर दिस। बट अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो देन यू कैन गो अहेड एंड वॉच माई वीडियो ऑन पिज़्ज़ा सेल्स यूजिंग SQL, एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे हम लोग CSV को SQL के अंदर ला सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग CSV को SQL में लाएंगे, but this time we will be using Python for this. See, first thing we need to import these libraries. Import pandas as PD, import mysql.connector, import OS module. For importing pandas as PD and for importing mysql.connector, you need to also download their PyPIs. So remember to install these as well. pip install pandas मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप इसको टर्मिनल में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड pip इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन। सो लेट्स रन इट। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स मेरे केस में दोनों लाइब्रेरीज डाउनलोडेड है। आप लोगों के केस में आप डाउनलोड कर सकते हो। सो हियर वी हैव CSV फाइल। CSV फाइल में एक्चुअली कुछ और CSV फाइल्स भी हैं हमारे पास, सो लेट्स मेक श्योर दैट वी हैव द करेक्ट CSV फाइल्स हियर। सो ऑन माई डेस्कटॉप आई हैव अ फोल्डर ऑफ e-commerce। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक फाइल का पाथ देते हैं। सो customers.csv कस्टमर्स होगा, orders.csv ऑर्डर्स होगा, सेल्स नाम का कुछ नहीं है, सेलर्स ज़रूर है। तो लेट्स टेक सेलर्स, जिसका नाम भी हमारे पास यहाँ पे सेलर्स होगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स नाम की फ़ाइल हमारे पास है, डिलीवरी नाम की हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं है। डिलीवरी की जगह पे लेट्स टेक जियो लोकेशन, तो जियो लोकेशन वी हैव, एंड इसी को ही मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास जियो लोकेशन हो जाएगा। पेमेंट्स हमारे पास है, येस। सो वी हैव 6 फाइल्स एंड वी नीड 1 मोर फाइल, सो ऐड 1 मोर कॉमा ओवर हियर, और एक और टपल आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। इस टपल के अंदर हमारे पास होगा ऑर्डर आइटम्स। सो क्रिएट ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स डॉट CSV कॉमा, इसका नाम आप यहाँ पे SQL में क्या देना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है, बेसिकली ऑर्डर आइटम्स CSV, ठीक है। CSV फाइल में हमने ये सारी CSV फाइल दे दी, कस्टमर्स, जियो लोकेशन, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड सेलर्स। सो यू कैन क्रॉस चेक इट ओवर हियर कि अगर आपने सही वैल्यूज़ दी है या नहीं। दूसरा अब आता है MySQL को कनेक्ट करने के लिए। देखो जब आप इंस्टॉल करते हो MySQL को तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद इट। उस टाइम पे हमें हमारा पासवर्ड वहाँ पे डालना होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें एंटर करनी होती हैं। सो एज ऑफ नाउ सबसे पहले होस्ट के अंदर हम लोग लोकल होस्ट ऐड करेंगे। यूज़र नेम, अगर आपने अपना यूज़र नेम नहीं यूज़ किया है तो इन जनरल सभी के लिए रूट होता है। My password is 1 2 3 4 5 and the database name is mandatory over here. So let's also create a database in SQL. Let's go to MySQL and सबसे पहली क्वेरी जो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ that is create database. database का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं e-commerce. e-commerce को अगर हम यहाँ पे चलाते हैं एंड इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्रेश करते हैं तो वी हैव दिस डेटा सेट कॉल्ड एज विच वी हैव दिस डेटाबेस कॉल्ड एज e-commerce। ऑल्दो अभी इसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है। अभी हम यहाँ पे वापस आते हैं e-commerce, जो कि हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखा है क्रिएट करके, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट इज़ ऑल्सो आस्किंग यू फॉर द पाथ ऑफ योर फोल्डर। सो फॉर द पाथ ऑफ माई फोल्डर जहाँ पे हमारी फाइल्स रखी हुई है, लेट्स गिव इट द पाथ. So let's copy the data from here, let's paste it here. I'll convert all the backslashes to the forward slashes. So here we have the values. इसको अगर आप scroll करोगे तो यहाँ पे और कहीं पे आपको कोई भी changes करने की need नहीं है. And now let's run our program and check if it is working fine or not. एक चीज़ और जो कि मैंने यहाँ पे ध्यान रखी है, देखो Python के अंदर जो null values होती हैं वो none या फिर nan की तरह आती हैं, but in SQL नल वैल्यूज़ नल की तरह लिखी जाती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज़ को रिप्लेस भी किया है, और जब जब मैंने वो नल को रिप्लेस किया है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फिल भी करवाया है कि कितनी नैन वैल्यूज़ को ये रिप्लेस कर रहा है नल की तरह, क्योंकि पाइथन और CSV फाइल में नल अलग तरह से ट्रीट होता है और SQL के अंदर नल अलग तरीके से ट्रीट होता है। सो या वी नीड टू कंसिडर दैट एज वेल। इसलिए ये कोड मैंने बना के आप लोगों को दिया है कि आप इसी कोड के अंदर चेंजेस करें एंड दिस कोड विल वर्क फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं जो कि नैन वैल्यूज़ हैं। पाइथन की तरफ से तो नैन वैल्यूज़ और SQL के लिए नल वैल्यूज़ हैं। ओके, सम
अ फाइल इज़ देयर जो कि हमें मिली नहीं है, नो सच डायरेक्टरी कॉल्ड एज सेलर, सेलर नहीं है, सेलर्स हैं. ओके, वी हैव मेड अ लिटिल मिस्टेक हियर गाइस. So let's write sellers again once here and once again here and products, geolocation, payments, order items. ठीक है. So let me just cross check all the things. Order items सबके अंदर हमारे पास S है and order items, payments, geolocation, products, sellers, orders and customers. Okay, I'll just run it once again. Let's wait for it to load. So now अब हमारा जो Python का कोड है वो रन हो चुका है. तो let's go to MySQL and let's refresh here. रिफ़्रेश करेंगे तो हम देखेंगे ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास वो सारी जो टेबल्स हैं ये आ चुकी हैं. लेट्स ओपन कस्टमर्स एंड इफ़ आई ओपन कस्टमर्स डेटा, ये हमारे पास कस्टमर्स डेटा है. सिमिलरली अगर आप जियो लोकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे भी हमारे पास सारी रोज़ होंगी. एंड लेट्स वेट फॉर इट टू लोड. या सो इवन इन जियो लोकेशन वी हैव ऑल द डेटा. ओके, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज को. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स एंड जैसा कि मैंने बोला कि एडवांस तक हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशन आते हैं. वी हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट डेटाबेस, वी हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट अ टेबल, वी कैन इंसर्ट वैल्यू इन इट, वी कैन डिलीट वैल्यू, वी कैन अपडेट वैल्यू. बट एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा मेजॉरिटी ऑफ दिस जो रोल होता है वो डेटा को रिट्रीव करने का होता है. एंड फॉर द रिट्रीवल ऑफ डेटा वी यूज़ सिलेक्ट क्वेरीज. सिलेक्ट क्वेरी को यूज़ करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है. अगर आपको एक नई फाइल ओपन करनी है आप नई फाइल ओपन कर सकते हो. यू कैन यूज़ द कंट्रोल बटन एंड कर्सर टू मूव द साइज ऑफ द फॉन्ट, है ना. यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है. तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एस्ट्रिक का मतलब हुआ एवरीथिंग. ये जो एस्ट्रिक है ये बताता है एवरीथिंग. अगर मैं इसे रन करती हूँ तो कस्टमर का सारा डेटा निकल के आ जाएगा. व्हाट इफ़ मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कस्टमर की आईडी, उसकी सिटी और उसका स्टेट चाहिए. तो व्हाट एल से कि हमें भाई तुम कस्टमर की आईडी दे देना, कॉमा उसकी सिटी दे देना एंड तीसरा कस्टमर का स्टेट दे देना. एंड जैसे मैं इसे रन करती हूँ तो अब ये तीन ही चीज़ें रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ऑल द वैल्यूज़. तो अगर आपको सारे कॉलम्स रिटर्न करने हैं तो आप एस्ट्रिक का यूज़ कीजिए. अगर आपको कुछ डिज़ायर्ड कॉलम रिटर्न करने हैं तो उस केस में उन कॉलम्स का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. बट जो सिंटेक्स है वो हमेशा इसी तरह से रहेगा, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल. सो यू कैन रिमेंबर द सिंटेक्स वेरी सिंपल, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल. सिलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम. कॉलम के नेम में डेडिकेटेड कॉलम चाहिए तो कॉलम के नाम लिख दो. अगर सारे कॉलम्स चाहिए तो यू कैन यूज़ एस्ट्रिक विच स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग. सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम, जो भी आपकी टेबल का नाम है. यदि आपको ऑर्डर्स में से सारा डेटा चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज़ प्रेस एंटर एंड से सिलेक्ट एवरीथिंग एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स. एंड इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो ऑर्डर्स के अंदर का सारा डेटा हमारे पास निकल के आ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज सिलेक्ट क्वेरी टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. यस, यू विल से दैट यू कैन डायरेक्टली क्लिक ओवर हियर, बट अगर मैं यहाँ पे कोड की बात करूँ, एसक्यूएल के कोड की बात करूँ तो दैट वुड बी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स. नाउ कम्स द पार्ट कि मान लो कस्टमर का डेटा तो हमने निकाला, ठीक है, कस्टमर्स का डेटा हमने यहाँ पे कॉल किया, बट कस्टमर के डेटा में भी मुझे वही कस्टमर का डेटा चाहिए जो कि एसपी नाम की स्टेट से है. नाउ रिमेंबर वन थिंग गाइस, दिस डेटा सेट इज़ फ्रॉम ब्राज़ील. ये टारगेट कंपनी का डेटा सेट है जो कि ब्राज़ील के 1 लाख रोज़ के अंदर का डेटा है, जो कि है बिटवीन ईयर ऑफ 2016 टू 2018. ये जो आपके गिटहब पे डेटा सेट लिंक है एंड इसके अंदर मैंने आपको कैगल का लिंक दिया है. इस कैगल के लिंक को अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो you'll find the data set here. Also, along with that, you will get the information about this data set that Target is the globally recognized brand and a leading retailer in the United States known for offering exceptional value, inspiration, innovation and a unique shopping experience. And जो ये data set है, it's about the Target's operations in Brazil, which is covering 1 lakh of orders placed between 2016 to 2018. And this data set contains all these tables. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है. कुछ potential use cases भी यहाँ पे given है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास पूरा इसका स्केमा भी गिवन है, ER डायग्राम भी एक्चुअली गिवन है, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू माई एसक्यूएल, सो वी नाउ नो द हिस्ट्री ऑफ द डेटा सेट, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट, अगर मुझे ये जो डेटा सेट है ये ब्राज़ील का है, दैट्स व्हाई यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सिटी एंड स्टेट. बट लेट्स से इफ़ आई वांट टू गेट द डेटा ऑफ दिस सिटी दिस स्टेट MG, सिर्फ मुझे स्पेसिफिकली डेटा तो चाहिए बट डेटा सिर्फ MG स्टेट का चाहिए. तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूँगी सिलेक्ट करना एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर्स,
ठीक है, मेक श्योर करना कि यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है ये डबल टैप हो रखा हो। अगर मैंने क्लासिक मॉडल्स पे डबल टैप कर रखा है तो ये क्लासिक मॉडल्स ही कस्टमर्स का डेटा दे देगा। इसको मैं रन करती हूँ तो कोई और डेटा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि क्लासिक मॉडल्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रखा है। सो यू कैन यूज़ ई कॉमर्स ओवर हियर। किसी को भी इनेबल करने के लिए, सपोज मैंने क्लासिक मॉडल पे डबल टैप कर रखा है तो इट इज़ दिस राइट नाउ। इफ़ आई वांट यूज़ ई कॉमर्स अगर मैं कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली ई कॉमर्स विल बी बोल्डेड आउट एंड ई कॉमर्स के अंदर से हम लोग डेटा निकालने लग जाएंगे। और जैसे मैं कस्टमर्स को रन करूंगी तो ये डेटा ई कॉमर्स वाली कस्टमर्स टेबल का है। नाउ आई वॉन्ट टू से कि हमें यहाँ पे जो डेटा है वो चाहिए, बट कहाँ का चाहिए? SP स्टेट का या MG स्टेट का चाहिए। लेट्स एज ऑफ नाउ अज्यूम MG स्टेट का। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर स्टेट and customer underscore state is equals to MG and MG needs to be written inside the double quotation। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो ई कॉमर्स है वो बोल्ड हो रखा है, इसे मैं रन करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे MG स्टेट का ही डेटा यहाँ पे आ रहा है हमारे लिए। सिमिलरली और जगहों पे भी अगर आपको चेक करना हो कुछ इसी तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर्स में जाएं, ऑर्डर्स में ये हमारे पास है, मैं जानना चाहती हूँ वो ऑर्डर्स जो कि यहाँ पे शिप्ड हो चुके हैं या डिलीवर्ड हो चुके हैं, या लेट्स से जिनका कुछ और स्टेटस है, कैंसिल ले लेते हैं। ठीक है, सो आई वांट द डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्स विच आर कैंसिल्ड। सो व्हाट आई से, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल्स टू कैंसिल्ड। ठीक है, तो जहाँ पे कैंसिल लिखा होगा सिर्फ वहीं का डेटा हमारे पास यहाँ पे कॉल होगा एंड दिस इज़ हाउ वी कैन रन आवर क्वेरी। इन द एंड ऑफ द क्वेरी वी नीड टू पुट दिस सेमी कॉलॉन, क्योंकि अगर हम सेमी कॉलॉन यहाँ ऊपर वाली क्वेरी में सेमी कॉलॉन नहीं लगाऊंगी तो नीचे वाली नहीं को चलेगी। यहाँ पे मैं बिना सेमी कॉलॉन के चला सकती हूँ, ठीक है, ये क्वेरी चल जाएगी, बट इसके नीचे अगर मुझे कोई क्वेरी चलानी है आई नीड टू पुट ए सेमीकोलन ओवर हियर विच विल टेल मी व्हाट दैट दिस क्वेरी इज एंडेड ओवर हियर एंड नाउ यू नीड टू स्टार्ट दी अनदर क्वेरी। इस तरह से हम लोग वेयर को यूटिलाइज करके एक कंडीशन दे सकते हैं कि आपने सिलेक्ट तो किया डेटा, बट कहाँ से? जहाँ पे ऑर्डर स्टेटस इज कैंसिल्ड। जहाँ पे ऑर्डर स्टेटस इज कैंसिल्ड एक हमारे पास ऑप्शन है। अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप अगर चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हो कि जहाँ पे हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो ये होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर सिटी है वो ये होनी चाहिए, या अगर मैं ऑर्डर्स के अंदर कोई और कॉलम देखूँ, सो ऑर्डर्स के अंदर वी ओनली हैव वन टेक्सचुअल कॉलम। आई वॉज थिंकिंग कि मैं अभी बिना फंक्शन का यूज़ करते हुए इसे यूटिलाइज करूँ। लेट्स गो टू पेमेंट्स एज वेल फॉर वंस। ठीक है, सो लेट्स से कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें वो सारा डेटा मिले जहाँ पे हमारे पास पेमेंट UPI के थ्रू हुई है और पेमेंट जो है वो 500 से ज़्यादा की हुई है, 500 से ज़्यादा की पेमेंट UPI के थ्रू। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स वेयर, जहाँ पे जो हमारा पेमेंट टाइप है, जो भी हमारा पेमेंट टाइप है दैट इज़ इक्वल्स टू UPI, कि UPI का पेमेंट है हमारे पास। एंड दूसरी कंडीशन भी अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग एंड और नॉट ऐसे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या ऑपोजिट होना चाहिए, उसके लिए हमें एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स काम में आते हैं। सो सेकेंड ओवर हियर इज एंड और नॉट ऑपरेटर, जहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं एंड को, बिकॉज हमारी बोथ द कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड हियर। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स, पेमेंट नहीं एक्चुअली पेमेंट्स, जहाँ पे पेमेंट टाइप इज़ इक्वल टू UPI एंड दूसरा जो पेमेंट वैल्यू है हमारी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500। नाउ इफ़ आई रन दिस, वो सारी पेमेंट्स जो कि UPI से हुई है और 500 से ज़्यादा की है, वो सारी पेमेंट्स हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। तो इस तरह से वी हैव आवर आउटपुट बेस्ड ऑन टू कंडीशंस, जो कि दोनों ही सेटिस्फाई होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप मल्टीपल कंडीशन देना चाहते हो जहाँ, तो आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हो यहीं पे। अगर आप कोई और कंडीशन भी देना चाहते हो तो यू कैन गिव मोर कंडीशन एज वेल, कि जैसे पेमेंट जो है वो क्रेडिट अंडरस्कोर कार्ड की हो, ये जो वैल्यू हो ये 1000 से ज़्यादा हो, और तीसरी कंडीशन की जो पेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स हैं इट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है,
तो जहाँ पे भी 1000 से ऊपर पेमेंट हुई है क्रेडिट कार्ड से, जिसमें पेमेंट की इंस्टॉलमेंट 1 है, वो सारा डेटा हमारे पास फ़िल्टर आउट होके आ जाएगा। अगर मैं 2 लिखूँगी तो 2 इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट्स हुई हैं वो हमारे पास आ जाएगा। एंड सिमिलरली यू कैन गिव मल्टीपल कंडीशन, बट जो डेटा हमारे पास रिट्रीव होके आ रहा है वो डेटा है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द कंडीशन। पेमेंट टाइप क्रेडिट कार्ड, चेक। पेमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 1000, चेक। पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स 2, चेक। ठीक है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। व्हाट इफ़ आई वांट ओनली वन ऑफ देम टू बी सेटिस्फाइड? व्हाट इफ़ आई कम बैक टू कस्टमर्स एंड आई वांट कि कोई भी कस्टमर जो कि SP स्टेट से हो या MG स्टेट से हो उसका डेटा आ जाए, तो उसके लिए गाइज हम लोग यूज़ करेंगे और ऑपरेटर का, जहाँ पे मैं कस्टमर स्टेट फिर से मेंशन कर देती हूँ एंड इसकी वैल्यू हम यहाँ पे SP कर देते हैं। एंड इफ़ आई इंक्लोज दिस एंड रन इट, तो SP एंड MG स्टेट्स वाले सारे लोग जो हमारे पास हैं वो निकल के आ जाएंगे। इफ़ आई वांट कि इसका ऑपोजिट हो जाए, SP या MG, इन दोनों में से एक हमारे पास आ रहा है, हम चाहते हैं SP एंड MG को छोड़ के सब लोग आ जाएं, तो उसके लिए हम लोग नॉट को यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें इस आउटपुट को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। नॉट का काम क्या होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ रही हैं चीज़ें उनको फॉल्स कर देना। तो अभी SP एंड MG का डेटा आ रहा है, इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बाकी के बचे हुए स्टेट्स SC, PR, RJ, RS, PA, ये सारे स्टेट्स जो हैं ये SP या MG में नहीं आ रहे हैं, तो इनको छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स आ गए। तो ये हमारे पास एंड और एंड नॉट ऑपरेटर होते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट आवर अनदर काइंड ऑफ ऑपरेटर विच इज़ बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर अलाउज अस टू गिव अ वैल्यू बिटवीन एनी ऑफ द टू वैल्यूज़। दो चीज़ों के बीच की वैल्यू अगर आपको चाहिए हो तो इसके लिए आप यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए वो सारा लोगों का डेटा जिनकी पेमेंट 150 से 200 के बीच में हुई है, ठीक है। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स वेयर हमारी जो पेमेंट वैल्यू है, पेमेंट वैल्यू बिटवीन, हम बोलेंगे बिटवीन ऑपरेटर बिटवीन 150 एंड 200। सो अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो जो भी पेमेंट्स 150 से 200 के बीच की है वो सारी यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। आप देखेंगे कि कोई भी पेमेंट यहाँ पे 200 से ज़्यादा की नहीं है और 150 से कम की नहीं है। तो किसी भी दो चीज़ के बीच की वैल्यू चाहिए हो, चाहे वो 2 डेट्स हो, 2 मंथ्स हो, कोई भी न्यूमरिक वैल्यू हो, तो उस केस के अंदर हम लोग उसके लिए बिटवीन का एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसके लिए हम एंड भी यूज़ कर सकते थे कि जहाँ पे पेमेंट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 150 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 200। येस, वी कुड हैव डन दैट एज वेल, बट इतनी बड़ी लाइन लिखने से बेटर है हम बिटवीन को यूटिलाइज कर लें। Similarly, we have another operator over here which is in and not in. In and not in का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें चेक करना हो कोई चीज़ किसी चीज़ में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कस्टमर्स में अभी हमने यूज़ किया कि हमने बोला कि जहाँ पे भी कस्टमर्स का डेटा MG या फिर SP के अंदर हो वो डेटा दे देना। अब व्हाट इफ़ मुझे 3 से 4 स्टेट्स यहाँ पे देने होते, तो उस केस में भाई मुझे बार बार लिखना होता, तो मैं इसे लिखती कुछ इस तरह से, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर स्टेट, हम लिखते कस्टमर स्टेट इज़ नॉट गिवन हियर, चलो ठीक है, कस्टमर स्टेट इन। अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता है SC, PR, RJ, MG, ठीक है, 4-5 स्टेट्स लिखने होते, तो मैं उस केस में बार बार और लगा के वैल्यू देती। बट वी हैव अ स्मॉल सोल्यूशन ओवर हियर कि हम इनके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो SC है, चाहे वो PR है, चाहे वो SP है या फिर MG है, इनको हम चूज़ करके रन करा सकते हैं। सो रन करवाने पे ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। सो जो भी हमने यहाँ पे स्टेट्स लिखे हैं उन्हीं स्टेट्स की वैल्यू आ रही है, और इनको छोड़ के अगर वैल्यू चाहिए कि इन चारों को छोड़ के आ जाए हमारे पास, तो आप इस केस में नॉट इन लिख दो, और जैसे ही मैं नॉट इन करके रन कराती हूँ तो इनको छोड़ के जितने भी बचे हुए स्टेट्स हैं उन सब की वैल्यूज़ हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी। तो ये हमारे पास इन या फिर नॉट इन होता है। तो इन एंड नॉट इन, आई होप यहाँ पे क्लियर है। Now moving ahead, we have another kind of operator which allows us to detect the pattern out of our data. ऐसा ऑपरेटर जो कि पैटर्न के बेसिस पे हमारे डेटा को रिट्रीव करके देता है, वो होता है गाइज लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें पैटर्न के बेसिस पे डेटा निकालना हो। मान लो मैंने बोल दिया कि R से स्टार्ट होने वाली जितनी भी सिटीज़ हैं मुझे उनका नाम चाहिए, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगी, सिलेक्ट कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर सिटी जो है हमारी
इट शुड स्टार्ट विद आर अल्फ़ाबेट, राइट? सो यहाँ पे हम लोग लाइक का यूज़ करेंगे, वेयर कस्टमर सिटी लाइक, एंड आई विल पुट R and modulus along with it, and if I close it, it will retrieve all the data of the cities जो कि हमारे पास R से स्टार्ट होती हैं। एंड अगर आप कस्टमर की सिटी नहीं बल्कि पूरा डेटा चाहते हो तो पूरा डेटा भी आ सकता है उन्हीं सिटीज़ का जो कि R पे स्टार्ट होती है। आप चाहते हो कि R पे ख़त्म हो तो मॉडुलस के बाद R लिख दो, तो ये वो सिटीज़ हैं जो कि R पे ख़त्म हो रही हैं। आप चाहते हो कि O पे ख़त्म हो तो O लिख दो, ठीक है। आप चाहते हो कि बीच में डी ई आए तो दो मॉडुलस के बीच में आप डी ई लिख दो, और जितनी भी सिटीज़ हैं जिनके अंदर डी ई आ रहा है, चाहे शुरुआत में हो, चाहे बीच में हो, चाहे एंड में हो, बट उनके अंदर डी ई अगर आ रहा है तो वो सारी सिटीज़ हमारे पास रिट्रीव होकर आ जाएगी। तो लाइक ऑपरेटर का काम होता है कोई भी पैटर्न को डिटेक्ट करते हुए डेटा दिखाना। मूविंग अहेड, नेक्स्ट अप वी हैव ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का यूज़ करके हम हमारे डेटा को अरेंज कर सकते हैं इन दी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग में अगर हमारे डेटा को हमें अरेंज करना है तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर बाय को यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, उसे देखते हैं। जैसे कि एज ऑफ नाउ यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं है, लेट्स गो टू पेमेंट्स फॉर दिस। तो पेमेंट्स में चलते हैं। पेमेंट्स में मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो मैं इसके लिए बोलूँगी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स। पर असेंडिंग भी किसके बेसिस पे? भाई एक चीज़ बतानी पड़ेगी, इसके बेसिस पे असेंडिंग, तो आई वांट पेमेंट वैल्यू के बेसिस पे असेंडिंग। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स ऑर्डर बाय पेमेंट वैल्यू, ठीक है। इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर बाय हो चुका है पेमेंट वैल्यू के बेसिस पे असेंडिंग में। मुझे बताना भी नहीं पड़ा कि असेंडिंग करना है। पर अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये डिसेंडिंग में होना चाहिए, और डिसेंडिंग करते हैं हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू, देन लोएस्ट, देन उससे लोअर एंड उससे लोअर एंड उससे लोअर एंड सो ऑन। हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आती रहेंगी यूजिंग ऑर्डर बाय मेथड। वी कैन पुट ऑर्डर बाय दो कॉलम्स के ऊपर भी, कि एक के ऊपर आपने डिसेंडिंग बोल दिया या एक के ऊपर आपने असेंडिंग बोल दिया, बट असेंडिंग के अंदर भी आप चाहते हो कि जो हमारी पेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स है वो हमारे पास, या फिर लेट्स से पेमेंट का जो टाइप है, पेमेंट टाइप हमारे पास डिसेंडिंग में आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी कि जो हमारी पेमेंट टाइप है दैट शुड बी डिसेंडिंग। इसको रन कराते हैं तो ये हमारे पास डिसेंडिंग में निकल के आएगा। आप देखेंगे पेमेंट टाइप में हमारे पास वाउचर टाइप लिखा हुआ आ रहा है ज़ीरो के अंदर, फिर उसके बाद ज़ीरो में ही नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो पहले वी फिर एन आ रहा है, तो डिसेंडिंग है। अगर मैंने असेंडिंग ही रखा होता तो पहले नॉट डिफाइंड आता और फिर वाउचर आता, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि नॉट डिफाइंड पहले है और फिर वाउचर है। फिर 0.1 के अंदर पहले क्रेडिट कार्ड है और फिर हमारे पास वाउचर है। तो आप इसको साथ में भी यूज़ कर सकते हो अगर आप इसे वेयर के साथ यूज़ करना चाहते हो, कि मैं चाहती हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स, सो वेयर पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट इज़ इक्वल टू 1, जहाँ पे एक पेमेंट इंस्टॉलमेंट हो, ठीक है, वो हमें चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी और उसके बाद ऑर्डर बाय कर दूँगी इसको पेमेंट वैल्यू के बेसिस पे। तो पेमेंट वैल्यू के बेसिस पे से ऑर्डर बाय कर सकते हैं। आप चाहो तो इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह, एंड कंट्रोल बी दबा सकते हो ताकि ये थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाए। तो अगर आपको आपके कोड को ब्यूटीफाई करना है तो आप कंट्रोल बी चूज़ कर सकते हो सिलेक्ट करके, विच विल ब्यूटीफाई योर कोड। So select everything from payments where payment installments is equal to 1 order by payment value, क्लोज करते हैं एंड वी हैव आर आउटपुट। जहाँ पे इंस्टॉलमेंट 1 है उसके बेसिस पे हमारे पास पेमेंट वैल्यू असेंडिंग में अरेंज हो गया है। अगर डिसेंडिंग में करना है तो हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं कि 1 इंस्टॉलमेंट पे जो हाईएस्ट पेमेंट है दैट इज़ ऑफ 13,664। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑर्डर बाय योर डेटा एज वेल। सिमिलरली ऑर्डर बाय कर सकते हो और लिमिट भी कर सकते हो। अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो पाइथन के अंदर वी हैव दिस फंक्शन कॉल एज डेटा फ्रेम डॉट हेड, जो कि आपकी डेटा फ्रेम का यानी कि आपके डेटा का शुरुआत की 5 वैल्यू निकाल के दे देता है बेस्ड ऑन नथिंग। मतलब ना तो टॉप वैल्यू है ना बॉटम वैल्यू है, जैसे डेटा रखा हुआ है CSV फाइल के अंदर जो ऊपर की 5 रोज़ आ रही हैं वो 5 रोज़ निकाल के वो फंक्शन देता है। वैसा ही कुछ लिमिट है हमारे पास यहाँ पे, कि जैसे अगर अभी हमारे पास हमें यहाँ से चूज़ करना हो कि सिलेक्ट करो एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स एंड लिमिट में यहाँ पे 5 लगा दूँ तो ये मुझे 5 डेटा दे देगा। कोई असेंडिंग कोई डिसेंडिंग नहीं है, डायरेक्ट जस्ट 5 रोज़ हमें निकाल के दे दी।
अगर मैं इसी की बात बोलूँ कि 2,3 रोज़ दो, यानी कि ये क्या करेगा, 2 रो को छोड़ के, शुरुआत की जो 2 रो है इसको छोड़ के नेक्स्ट 3 रोज़ को रिटर्न करेगा। इसको मैं रन कराती हूँ तो 2 रोज़ छोड़ के जो नेक्स्ट 3 रोज़ थी उसको रिटर्न करेगा। तो अगर आप 2 पैरामीटर इसमें यूज़ करते हो तो ये पहले वाले नंबर को स्किप करके, पहले वाला जो नंबर है उतनी रोज़ को स्किप करके नेक्स्ट जो आपके पास नंबर है उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ रिटर्न करता है। एंड अगर इफ़ यू राइट ओनली अ सिंगल नंबर हियर, तो उतनी नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो दिस इज़ हाउ लिमिट वर्क्स, एंड अगेन इट वर्क्स विद ऑल ऑफ देम, चाहे वो वेयर यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ऑर्डर बाय यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लिमिट यूज़ कर रहे हो। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अ फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर। जैसे सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फंक्शंस यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो कि हमारे पास आते हैं दैट इज़ एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस गाइस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस आर दोज काइंड ऑफ फंक्शन जो कि हमें डेटा का एग्रीगेशन करके देते हैं कि जितनी भी पेमेंट आई है उसका सम निकालो। तो भाई ठीक है, सिलेक्ट करना है पेमेंट वैल्यू फ्रॉम पेमेंट्स। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हुआ, पेमेंट वैल्यू हो गई, इसका सम करना है तो आगे सम नाम का फंक्शन लगा दिया। ठीक है, सम नाम का फंक्शन लगा के अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे पेमेंट वैल्यू निकल के आ गई। आप चाहते हो कि इस कॉलम का नाम पेमेंट वैल्यू ना हो, कुछ और हो, तो आप यहाँ पे एज लगा के नाम चेंज कर सकते हो कि मैं इस कॉलम का नाम जो है वो देना चाहती हूँ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसको रन कराते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप चाहते हो कि ये जो राउंड अप हो जाए 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ पे हम लोग राउंड नाम का भी फंक्शन लगा सकते हैं, जिसमें वो पहला पैरामीटर हमारी वैल्यू लेता है एंड कॉमा लगा के अगर हम 2 लिखते हैं तो सेकंड पैरामीटर वुड बी 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि राउंड अप करना है किसको, इस वैल्यू को, कितने डेसिमल प्लेसेस के साथ, 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ। 3 लिखोगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू निकल के आ गया 1,60,08,872.12। ठीक है, तो ये हमारे पास रेवेन्यू हुआ। सिमिलरली आप काउंट निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ पेमेंट वैल्यू की सबसे हाईएस्ट पेमेंट वैल्यू क्या गई थी। ठीक है, सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ पेमेंट वैल्यू फ्रॉम पेमेंट्स। ठीक है, इसको रन कराएंगे तो दिस इज़ आर मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं इसी को कॉपी करूँ एंड इसे ही यहाँ पे पेस्ट करूँ और यहाँ पे लिखूँ मिनिमम, तो मिनिमम में हमारे पास लोएस्ट जो पेमेंट वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो सम हुआ, मैक्सिमम हुआ, मिनिमम हुआ, ऑन एन एवरेज कितनी पेमेंट आ रही है उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एवरेज नाम का फंक्शन। एवरेज में हम लोग अगेन पेमेंट वैल्यू को पुट करेंगे दैट आई वांट पेमेंट वैल्यू ओवर हियर फ्रॉम पेमेंट्स। इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो ऑन एन एवरेज हमारी पेमेंट जो आ रही है दैट इज़ 154। अगेन आपको इसके ऊपर राउंड ऑफ लगाना हो तो आप इसे राउंड कर सकते हो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कॉमा लगा के अगर हमने यहाँ पे 2 दे दिया तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये राउंड ऑफ हो जाएगा। मूविंग अहेड वी ऑल्सो हैव काउंट फंक्शन जो कि हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो टोटल कस्टमर्स कितने हैं, तो मैं लिख सकती हूँ सिलेक्ट काउंट ऑफ, कोई भी चीज़ निकाल लो, कस्टमर ID निकाल लो कि कस्टमर ID फ्रॉम कस्टमर्स। इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो टोटल हमारे जो कस्टमर्स है वो है 1,98,882। अब इसके अंदर भी कितनी सिटीज़ से हैं ये कस्टमर्स, तो अगर मैं निकालूँ सिलेक्ट काउंट ऑफ कस्टमर सिटीज़। ठीक है, कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो टोटल कस्टमर्स भी हमारे पास 1,98,000 है और सिटीज़ भी हमारे पास 1,98,000 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल गाइस, क्योंकि एज वी हैव सीन दैट तो हमारा डेटा जो कह रहा है इट इज़ सेइंग इट अदरवाइज। अगर मैं कस्टमर्स का पूरा डेटा यहाँ पे कॉल करूँ तो आप देख रहे हो कि हमारी जो सिटीज़ है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है। आप देख रहे हो सारी सिटीज़ ही रिपीट हो रही है, तो उतनी तो हमारी नंबर ऑफ़ सिटीज़ नहीं है। That means what it is doing, count function is counting the number of rows in your data in any column। ठीक है, कितनी number of rows हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे काउंट करना है कि कितनी यहाँ पे यूनिक डिस्टिंक्ट रोज़ है, नॉट यूनिक बट डिस्टिंक्ट रोज़ हैं, तो डिस्टिंक्ट रोज़ काउंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन भी डिस्टिंक्ट लगेगा कि पहले हम यहाँ पे क्या करें, कस्टमर सिटी जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इसको पहले डिस्टिंक्ट करें। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, अभी मैं इसको रन करती हूँ और इसको मैं अरेंज करूँ भी सही ऑर्डर बाय करके, तो आप देखेंगे कि हमारी जो सिटीज़ है वो काफ़ी बार रिपीट हो रही है, बिकॉज सेम कस्टमर कैन बी, मल्टीपल कस्टमर्स कैन बी फ्रॉम द सेम सिटीज़, राइट।
अब अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्टिंक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट लिखते हैं, तो हमारे पास जो हमारी सिटीज़ है, एक सिटी एक ही बार लिखी हुई आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक सिटी एक ही बार आ रही है। अब इन्हीं का काउंट निकाल सकते हैं, तो जो डिस्टिंक्ट किया है उसी को हम लोग यहाँ पे काउंट निकाल के दे देते हैं। तो काउंट अगर निकालेंगे इसका, तो हमारे पास निकल के आएगा कि भाई हमारे पास 1,98,000 कस्टमर्स तो हैं, बट उसमें से हमारे पास 4,119 ही टोटल सिटीज़ हैं उन कस्टमर्स की। तो इस तरह से वी हैव आवर डेटा। आई होप यहाँ तक प्रिटी मच क्लियर है। एंड दीज आर वॉट आर एग्रीगेट फंक्शंस आर, चाहे वो सम हो, काउंट हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, या फिर एवरेज वैल्यू हो, या फिर डिस्टिंक्ट काउंट आपको निकालना हो। तो डिस्टिंक्ट के लिए पहले आपको डेटा को डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा। जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको वन ही टाइम शो करेगा और उसके बाद आपको उसका काउंट निकालना होगा। देन यू विल हैव द डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ईच वैल्यूज़। नाउ कमिंग टू आर डिफरेंट अदर काइंड ऑफ फंक्शंस एज वेल ओवर हियर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। टेक्स्ट फंक्शन के लिए हमें थोड़ा सा टेक्सचुअल डेटा चाहिए, तो टेक्स्ट फंक्शन के लिए टेक्सचुअल डेटा पे चलते हैं। कस्टमर्स में येस वी डू हैव टेक्सचुअल डेटा हियर। डू वी हैव अ टेक्सचुअल डेटा इन सेलर्स? ओनली सिटी एंड द स्टेट। चलो वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट एज वेल। जैसे कि अगर अभी हम टेक्सचुअल डेटा की बात करें, ठीक है, जैसे हमारे पास सेलर की सिटीज़ हैं। सेलर की सिटीज़ की अगर मुझे सिटी का लेंथ निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सिलेक्ट सेलर सिटी फ्रॉम सेलर्स। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे करते हैं, सेलर की सिटी निकल के आ गई। मैं चाहती हूँ कि सेलर की सिटी तो आए, बट वो सेलर की सिटी के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो भी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे निकालूंगी लेंथ नाम का फंक्शन। लेंथ नाम के फंक्शन को हम लगाएंगे किसके ऊपर? सेलर सिटी के ऊपर। सो सेलर अंडरस्कोर सिटी। एंड इफ आई नाउ रन दिस, तो यू विल नाउ नोटिस व्हाट कि जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द स्पेस, वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई हैं। इफ़ यू थिंक कि कहीं पे हमारे पास वाइट स्पेसेस हो सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्रिम योर डेटा। टू रिमूव वाइट स्पेसेस वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज ट्रिम. Trim allows us to trim white spaces from our data, and now if I run it, it will remove the white spaces if there are any white spaces in your data. So हम पहले ट्रिम कर सकते हैं और ट्रिम करने के बाद लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आप लेंथ नहीं निकालना चाहते तो सिर्फ आप ट्रिम कर सकते हो, जो कि आपके वाइट स्पेसेस को निकाल देगा यहाँ से। मूविंग अहेड, वी ऑल्सो हैव फंक्शंस फॉर कन्वर्टिंग आर डेटा इनटू लोअर और द अपर केस। सो इफ आई से अपर ऑफ सेलर अंडरस्कोर सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, इसे अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारी जो सेलर की सिटी है वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने टेबल का नाम सेलर्स नहीं दिया है। सो नाउ लेट्स रन इट एंड यू विल नाउ नोटिस व्हाट की सिटी जो है वो अपर केस में है। कॉमा अगर मैं इसी को लोअर केस में कर दूँ कि हमारे पास जो सेलर सिटी है वो लोअर केस में आ जाए, तो ये लोअर केस में भी आ सकती है। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यूज़ को भी रिप्लेस कर सकते हो, कि किसी भी वैल्यूज़ को आप रिप्लेस करना चाहो तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एनी रीज़न आई वांट टू रिप्लेस ए विथ आई, ठीक है, तो सिलेक्ट, एक तो मैं यहाँ पे सेलर सिटी ले ही रही हूँ, एंड दूसरा मैं यहाँ पे रिप्लेस नाम का फंक्शन लगा रही हूँ, जिसमें हम पहला पैरामीटर दे रहे हैं सेलर की सिटी का, ठीक है। सेकंड पैरामीटर दे रहे हैं किस अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है वो यहाँ पे दिया, एंड देन वी कैन पुट फ्रॉम सेलर्स। एंड नाउ अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो हमारे पास आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे भी ए लिखा था, जैसे यहाँ पे कैंपिनाज लिखा हुआ था, तो ये सिम्पनीज हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए लिखा था वो आई के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो इफ एनी टाइम यू वांट टू रिप्लेस एनी वैल्यू हियर इन योर डेटाबेस, देन you can utilize replace function for this. Moving ahead, we also have some more similar functions. For example, if we want to join two of the columns together, we can utilize concatenate for that. So here we have select seller city, and we also have seller state from sellers. इसे अगर मैं रन कराती हूँ तो सेलर की सिटी और स्टेट है, मैं चाहती हूँ ये एक ही कॉलम में आ जाए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगी, कॉनकैट नाम का फंक्शन यूज़ करूँगी। कॉनकैट के अंदर आप इन दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ पास कर दोगे तो ये एक ही के अंदर आ जाएंगे, बट आ तो रहे हैं, बट यहाँ पे सिटी के नाम और जो स्टेट का नाम है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। सो इफ़ आई वांट टू गिव अ स्पेस इन बिटवीन, व्हाट आई सिंपली नीड टू डू इज़ पुट अ कॉमा इन बिटवीन, पुट डबल कोट्स हियर, एंड नाउ इफ़ आई रन दिस, तो हमारे पास बीच में स्पेस आ जाएगा। आपको चाहिए नहीं यार स्पेस नहीं देते हैं हम तो हाइफन देंगे, तो हम हाइफन दे सकते हैं कि पहले यहाँ पे स्टेट है फिर उसके बाद सिटी है। आप चाहो अगेन इस कॉलम को रीनेम कर सकते हो, कैन रीनेम दिस कॉलम एज
सिटी स्टेट, ठीक है। तो सिटी और स्टेट नाम से हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे कस्टमर की सिटी एंड स्टेट आएगा। आप चाहते हो सारा डेटा आए और फिर उसके बाद ये आए तो एस्ट्रिक लगा के कॉमा दे देना। इससे क्या होगा, सारा डेटा तो आएगा ही सही, पर एक और नया कॉलम जुड़ जाएगा सिटी एंड स्टेट का। तो या दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू यूजिंग टेक्सचुअल फंक्शंस, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम फंक्शंस भी होते हैं। तो वेन एवर यू आर डीलिंग विद डेट एंड टाइम यू कैन यूज डेट एंड टाइम फंक्शंस एज वेल। जैसे कि हमारे पास आई बिलीव ऑर्डर्स के अंदर डेट एंड टाइम में डेटा हमारे पास गिवन है। सो लेट्स ओपन ऑर्डर टेबल। इसमें ऑर्डर कब परचेज हुआ, कब अप्रूव हुआ, कब डिलीवर, क्या ऑर्डर डिलीवर्ड कैरियर डेट है, ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट है, कैरियर के पास कब डिलीवर हुआ, कस्टमर के पास कब डिलीवर हुआ, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी कब की थी। ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद फाइंडिंग आउट कि अगर हमें यहाँ पे निकालना हो लेट्स से ईयर्स या मंथ्स फ्रॉम एनी ऑफ दीज थिंग्स, फॉर लेट्स से ऑर्डर डिलीवर कस्टमर डेट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर मुझे निकालना हो कोई भी चीज़ तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लूँगी सिलेक्ट ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट फ्रॉम द टेबल्स नेम इज़ ऑर्डर्स, ठीक है। इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास ये हमारे पास डेट है, ठीक है। इसको मैं इस पार्ट को कॉपी कर रही हूँ। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है डे नाम का। डे में अगर मैं इस डेटा को पास करती हूँ कॉमा लगा के, तो हमारे पास यहाँ पे डे निकल के आएगा कि ये 10 तारीख थी, 7 तारीख, 17 तारीख, 2 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख। हमें इस तरह से मंथ निकालना हो तो हम यहाँ पे मंथ नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मंथ अगर मुझे इस डेटा का निकालना है एक नए कॉलम के अंदर, तो ये मंथ आया कि ये 10th ऑफ अक्टूबर है, ये 7th ऑफ अगस्त है, ये 17th ऑफ अगस्त है, ठीक है, 2nd ऑफ दिसंबर है। मंथ का नेम निकालना हो तो नेम ऑफ मंथ भी हमारे पास होता है, मंथ नेम एक्चुअली। सो मंथ नेम, एंड मंथ नेम के अंदर अगर हम ये वैल्यू पास कर दें तो हमारे पास यहाँ पे मंथ नेम भी निकल के आ जाएगा कि ये कौन सा मंथ नेम था। सिमिलरली आप ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आपके डेटा के अंदर से। ईयर के अंदर भी हमने अगर यही सेम वैल्यू वापस से रख दी है और इसे अगर हम रन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे। ईयर के बेसिस पे फिर हम सर्टेन चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे डे का भी नाम निकालना हो, उस दिन मंडे था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, तो नेम ऑफ डे भी हमारे पास आता है। तो डे नेम करके भी हमारे पास एक फंक्शन है, इसे हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना अंदर का डेटा ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट के बेसिस पे निकालूं तो उस दिन कौन सा डे था हम वो निकाल सकते हैं। ट्यूसडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, फ्राइडे था, वेंसडे था, वो सारी चीज़ें हमारे पास निकल के आ सकती हैं। तो इस तरह से या वी कैन यूटिलाइज डेट फंक्शंस। डेट के अंदर और भी है, मंथ, डे ऑफ द मंथ हो गया या वीक ऑफ द मंथ हो गया, क्वार्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग डेट फंक्शंस। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टाइम फंक्शंस एज वेल गाइस, कि यहीं से अगर हमें टाइम निकालने हो, आवर्स निकालना हो, मिनट्स निकालना हो, सेकंड्स निकालना हो, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना हो, वो चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। दो डेट के बीच का डिफरेंस यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट और कस्टमर तक कब तक पहुंचा, इसके बीच का अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे बोलूँगी सिलेक्ट डेट डिफरेंस। तो डेट डिफरेंस हम बोलेंगे, डेट डिफरेंस किसका, फ्रॉम ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल को। और डेट डिफरेंस के अंदर सबसे पहली डेट मैं यहाँ पे देती हूँ कस्टमर के पास पहुँचने वाली, तो उसका नाम है ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट। सो ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट, ठीक है। एक बार को मैं सब कुछ कॉल भी कर लेती हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स में से, सो दैट मुझे कॉलम्स के नाम दिख जाए। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। द नेम्स ऑफ द कॉलम्स आर प्रिटी मच बिगर, दैट्स वाई हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम का नाम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऑर्डर एस्टिमेटेड डिलीवरी, यहाँ पे एक और मेरे पास कॉलम है। सो ऑर्डर एस्टिमेटेड अंडरस्कोर डिलीवरी, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे रन कराते हैं, ओके, एक स्पेस हमारे पास ज़्यादा। ऑल्सो ऑर्डर एस्टिमेटेड डिलीवरी हमारे पास पहले आ जाना चाहिए था, बट नेवर माइंड। एंड अननोन कॉलम ऑर्डर एस्टिमेटेड डिलीवरी, लेट मी जस्ट चेक कि यही नाम था ना, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट।
डेट भी है गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के डेट भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास डेट्स का डिफरेंस निकल के आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले बड़ी डेट पहले आएगी और उसके बाद हमारे पास छोटी डेट आएगी। आप चाहो तो इसके लिए एब्सोल्यूट का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो लेट्स कीप दिस सो दैट हम एब्सोल्यूट भी समझ पाएँ। हमने डेट डिफरेंस निकाला, बट हमने क्या गलती कर दी कि यार ना डिलीवरी डेट पहले आनी चाहिए थी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी थी कंपेयर टू कब यूज़र के पास पहुंचा। तो माइनस का मतलब हम यहाँ पे क्या करें कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगा सकते हैं, बट एब्सोल्यूट में भी एक प्रॉब्लम आएगी। जहाँ पे प्लस का 7 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं एब्सोल्यूट लगाती हूँ तो सारी माइनस की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। बट प्लस का 7 मतलब क्या हो गया कि डिलीवरी जो हमारे पास हो चुकी है, ठीक है, डिलीवरी जो भी वैल्यू हमारे पास डिलीवरी हो चुकी है कस्टमर के पास, उसके अलावा भी डिलीवरी के बाद भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं, कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि एस्टिमेटेड डिलीवरी के बाद डिलीवर हुए हैं और वो हमें पॉजिटिव साइड पे दिख रहे हैं। सो लेट्स नॉट गो विद एब्सोल्यूट इन दिस कंडीशन एंड लेट्स कॉपी दिस डेटा एंड पुट इट ओवर हियर। दो डिफरेंट लाइन में लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो कि डेट डिफरेंस सिलेक्ट करना है किसके अंदर से। ऑर्डर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट पहले देंगे और उसमें से कस्टमर की डेट को कब पहुंचा उसको माइनस करेंगे। इसे रन अगर हम कराते हैं तो कितने दिन में पहुंचा ये आ गया। जहाँ पे माइनस की वैल्यू है इसका मतलब एक्सपेक्टेड डे से 9 दिन बाद पहुंचा है। जहाँ पे भी माइनस की वैल्यूज़ हैं वहाँ पे आप समझ जाएं कि एक्सपेक्टेड जो भी हमारी डिलीवरी डेट है उससे 7 दिन बाद या 9 दिन बाद या जितने भी दिन यहाँ पे मेंशन है उतने दिन बाद आपके पास पहुँचा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा कब निकल के आ पाया? जब हमने डेट डिफरेंस का यूज़ किया। तो ऐसे ही डेट एंड टाइम से एसोसिएटेड काफ़ी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे जो कि आप स्टडी कर सकते हो। सिमिलरली जस्ट लाइक हाउ वी हैव फंक्शन रिलेटेड टू टेक्स्ट, हाउ वी हैव फंक्शन रिलेटेड टू डेट एंड टाइम, वैसे ही कुछ न्यूमरिक फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं। जैसे कि राउंड हमने वन ऑफ द फंक्शंस हमने पढ़ा है, ऐसे ही फ्लोर या फिर सील नाम के भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग पेमेंट्स में चलते हैं। इन द पेमेंट्स अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स, ठीक है, इसको अगर हम कॉल करें तो पेमेंट्स में ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे चाहिए पेमेंट अंडरस्कोर वैल्यू, इसे मैं रन कराती हूँ तो पेमेंट वैल्यू हमारे पास है, कॉमा इसका अगर मैं सील निकालती हूँ किसका? पेमेंट वैल्यू का, ठीक है। इसको क्लोज करके रन कराते हैं तो आप अपर राउंड ऑफ वैल्यू देखेंगे 99.33 है। 99.01 भी होता ना तो भी 100 देगा, ठीक है। 99.0001 भी होगा तो भी 100 देगा। यानी कि आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास अपर राउंड ऑफ वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ पा रही है। ऐसे ही लोअर राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी है तो सील का ऑपोजिट फ्लोर होता है। सील जैसे रूम के अंदर सील तो ऊपर वाली वैल्यू, रूम के नीचे रूम के अंदर फ्लोर तो फ्लोर वाली वैल्यू, फ्लोर मतलब नीचे वाली वैल्यू। तो यहाँ पे फ्लोर लगाया किसके ऊपर? पेमेंट वैल्यू के ऊपर एंड क्लोज करेंगे ब्रैकेट को तो यू विल फाइंड द लोअर राउंड ऑफ वैल्यू। तो ऐसे अपर राउंड ऑफ वैल्यू, लोअर राउंड ऑफ वैल्यू, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 0 डेसिमल प्लेसेस, ये काफ़ी सारे लीड कोड या हैकर रैंक क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे। तो उस केस में आप लोग सील, फ्लोर, राउंड इन सबको यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है। Moving ahead, now that we know a lot about the functions, we can also talk about having the null values in our data. As you can see कि पेमेंट्स में काफ़ी सारी जगहों पे हमारे पास नल वैल्यूज़ थी कि जहाँ पे हमारे पास डेटा जब डिलीवर हुआ, प्रोडक्ट जो डिलीवर हुआ वहाँ पे नल वैल्यू थी। व्हाट इफ़ मैं वो डेटा देखना चाहती हूँ जहाँ पे डिलीवरी के अंदर जब डेटा कस्टमर को डिलीवर हुआ, जब प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को डिलीवर हुआ तब हमारे पास नल वैल्यू आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, आप लोग बोलोगे कि ठीक है आप सिंपली लिख दो कि जहाँ पे डिलीवरी डेट के अंदर, कस्टमर डिलीवरी डेट के अंदर लिखा हुआ हो नल, ठीक है। दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट जो हमारे पास गिवन है, जहाँ पे ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट जो गिवन है दैट इज इक्वल टू नल। अगर मैं ऐसा करती हूँ गाइज इट विल थ्रो मी एन एरर, क्योंकि नल इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते, हमें बोलना होगा कि नॉट इक्वल टू नल, हम बोलेंगे इज नल। यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे हम लोग इज नल को यूटिलाइज करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डिलीवरी कस्टमर डेट के अंदर की वैल्यू नल है वहाँ का डेटा आप मुझे रिट्रीव करके दो। तो देखो कस्टमर डेट में जहाँ पे भी नल है वहाँ तक का सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से वी कैन कॉल द नल वैल्यूज एज वेल।
आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है. मूविंग अहेड वी हैव ग्रुप बाय फंक्शन. ग्रुप बाय को यूटिलाइज किया जाता है व्हेन वी वांट टू क्रिएट पिवट टेबल लाइक डेटा इन एसक्यूएल. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास ना काफ़ी सारे ऑर्डर स्टेटसेस है, जैसे कि कैंसल्ड, शिप्ड है, इनवॉइस्ड है, ठीक है, प्रोसेसिंग वाले हैं. मैं चाहती हूँ इन सब का काउंट निकल के आए, कितने शिप हो गए, कितने प्रोसेसिंग है, कितने इनवॉइस्ड है, कितने शिप्ड हो गए. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली वी कैन यूज ग्रुप बाय. कैसे, मैं बोलूँगी सिलेक्ट क्या करना है मुझे, यहाँ पे कॉलम का नाम ऑर्डर स्टेटस. ऑर्डर स्टेटस मैंने यहाँ पे बोला फ्रॉम ऑर्डर्स, ये कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए, पर इसके बेसिस पे मुझे काउंट निकालना है कि कितने डिलीवर्ड हैं, कितने इनवॉइस्ड हैं, कितने शिप्ड हैं. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, कॉमा काउंट मुझे किसका चाहिए, मान लो ऑर्डर स्टेटस का ही चाहिए, क्योंकि ये तो रोज़ ही काउंट कर रहा है वैसे भी. ठीक है, तो ऑर्डर स्टेटस का ही अगर मैं काउंट बोलती हूँ तो इट विल थ्रो मी एन एरर, क्योंकि काउंट जो है हमारे पास, काउंट सिंगल वैल्यू है. काउंट याद हो तो जब हमने पहले काउंट निकाला था कस्टमर्स का तो इट वाज 1,98,000 समथिंग, राइट. वैसे ही अगर मैं यहाँ पे काउंट निकालूँ तो इट विल बी सम वैल्यू विच इज़ अ सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू, वाइल एट द सेम टाइम ऑर्डर स्टेटसेस बहुत सारे हैं. तो इस काउंट को हर ऑर्डर स्टेटस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन का. टू यूज़ ग्रुप बाय विल सिंपली यूज़ ग्रुप बाय. ग्रुप बाय करना है किसके बेसिस पे, ऑर्डर स्टेटस के बेसिस पे. एंड नाउ इफ़ आई कॉल दिस एंड रन इट, यू विल नाउ नोटिस कि डिलीवर्ड में कितने हैं, इनवॉइस में कितने हैं, शिप्ड में कितने हैं, प्रोसेसिंग कितने हैं, अनअवेलेबल कितने हैं, कैंसिल्ड, क्रिएटेड और अप्रूव्ड कितने हैं. और इसके अंदर भी आप चाहो तो ऑर्डर बाय कर सकते हो. ऑर्डर बाय करोगे किसके बेसिस पे, काउंट ऑफ ऑर्डर स्टेटस के बेसिस पे. तो यहाँ पे इसका नाम ही आप ऑर्डर काउंट रख दो, और नीचे भी कॉल करते वक्त बोल दो कि यार हम तो ऑर्डर काउंट को कॉल कर रहे हैं. तो चाहे आप एज लिखो या ना लिखो, आप उसको रीनेम कर सकते हो. इसे भी डिसेंडिंग में करना हो तो आप डिसेंडिंग में भी कॉल कर सकते हो. नाउ यू हैव द डेटा कि भाई 1,92,956 डिलीवर्ड है, 2,214 शिप्ड हैं, 1,250 कैंसिल्ड हैं, 1,218 हमारे पास अनअवेलेबल हैं, 628 इनवॉइस्ड हैं, प्रोसेसिंग में 602 हैं, क्रिएटेड 10 है एंड अप्रूव्ड 4 हैं. तो ये किससे निकल के आया, ग्रुप बाय से निकल के आया. ऐसे आप ग्रुप बाय को यूटिलाइज करके काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट के अंदर हमारे कितने कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स में हमारे पास स्टेट गिवन है, तो स्टेट के बेसिस पे हम लोग काउंट निकाल सकते हैं. या फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं लेट्स से प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी गिवन है, तो हर कैटेगरी में हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं हम उसका काउंट निकाल सकते हैं. तो या यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर. चाहे आपको काउंट निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, जैसे कि हमारे पास आई बिलीव शायद पेमेंट्स है जहाँ पे हमारे पास पेमेंट का डेटा है. ठीक है, तो हमें अगर निकालना हो कि ऑन एन एवरेज क्रेडिट कार्ड से कितनी पेमेंट आ रही है, यूपीआई से कितनी पेमेंट आ रही है, तो मैं एवरेज वैल्यू निकाल सकती हूँ ग्रुप बाय करके. किस तरह से, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट विल से सिलेक्ट पेमेंट टाइप कॉमा, दूसरा क्या निकालना है, एवरेज निकालना है. एवरेज किसका निकालना है, पेमेंट वैल्यू का एवरेज हमें निकालना है. फ्रॉम टेबल का नाम हमारे पास है यहाँ पे पेमेंट्स. ठीक है, ग्रुप बाय करना है किसके बेसिस पे, पेमेंट टाइप के बेसिस पे. अभी इफ़ आई रन दिस इज़ हाउ माई आउटपुट वुड लुक लाइक. एंड अगेन इसको भी आप चाहो तो फिर से आप राउंड कर सकते हो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. राउंड वाली आदत मैं इसलिए डलवा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में गाइज ये पूछा जाता है. तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमने राउंड कर दिया तो ऑन एन एवरेज हर पेमेंट मोड से हमारे पास इतनी इतनी वैल्यूज़ का पेमेंट आ रहा है. फिर चाहो आप एवरेज निकालना या फिर मैक्सिमम निकालना या मिनिमम निकालना, तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि हर पेमेंट मोड से अभी तक की मैक्सिमम पेमेंट आपके पास कितनी आई है. तो यू कैन फाइंड डिफरेंट थिंग्स एज वेल यूजिंग ग्रुप बाय. अब इसमें भी अगर मैं एक क्राइटेरिया देना चाहती हूँ, मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या वाउचर या डेबिट कार्ड इन सब की वैल्यूज़ तो चाहिए, बट वहीं की चाहिए जहाँ पे मेरी एवरेज की वैल्यू 150 से ज़्यादा हो. यानी कि मैं ये बोलूँ कि ये जो एवरेज ऑफ पेमेंट जो है ये 150 से जहाँ पे ज़्यादा है, या 100 से ऊपर है, चलो जहाँ पे 100 से ऊपर हमारी एवरेज पेमेंट है, सिर्फ वहीं का डेटा चाहिए. तो गाइज़ उसके लिए मैं वेयर नहीं यूज़ कर सकती कि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि वेयर हमारी जो एवरेज ऑफ पेमेंट वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, ग्रेटर देन 100.
ग्रेटर देन 100। हम ऐसा यहाँ पे नहीं बोल सकते, अगर मैं रन कराऊंगी ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर नहीं यूज़ हो सकता। वेयर कब यूज़ हो सकता है, जब मैं बोलूँ कि यार जहाँ पे मेरी जो इंस्टॉलमेंट्स है, हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट्स का कॉलम है कि वेयर पेमेंट इंस्टॉलमेंट इज़ इक्वल टू 1, उसके बेसिस पे ग्रुप बाय करो। ये उसके बेसिस पे ग्रुप बाय करके आपको यहाँ पे आउटपुट भी निकाल के दे देगा, ठीक है। जहाँ पे हमारी पेमेंट इंस्टॉलमेंट इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 5 कर दे, तो ये उसके बेसिस पे आपको वैल्यूज़ निकाल के देगा। आप देखो ये कैसे क्रेडिट कार्ड वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे 125 है, जब मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो क्रेडिट कार्ड की जो हमारे पास एवरेज पेमेंट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 95 की। तो यू कैन सी हाउ वैल्यू इज़ चेंजिंग। तो वेयर ना हम ऐसी कंडीशंस में दे सकते हैं, बट जहाँ पे मुझे बोलना हो, जहाँ पे एवरेज ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स नहीं, कोई भी चीज़ का एग्रीगेट वैल्यू के बेसिस पे कंडीशन देनी हो, तो वहाँ हम वेयर नहीं बल्कि हैविंग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप बाय तो करेंगे हमारे डेटा को, बट हम साथ ही साथ ये बोलेंगे कि जहाँ पे जो हमारी एवरेज ऑफ पेमेंट की वैल्यू है that should be greater than equal to 100, and now if I run it, so it will only display these three values, which is credit card, UPI and debit card, जहाँ पे हमारी average of payment value is greater than 100. So this is how you can utilize having. मूविंग अहेड, नेक्स्ट अप वी हैव जॉइंस गाइज। जॉइंस को हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें दो टेबल्स को आपस में जॉइन करना हो और उसके बीच में से हमें डेटा निकालना हो। सो नाउ फॉर जॉइंस लेट्स यूटिलाइज कस्टमर्स टेबल। कस्टमर्स में वी हैव कस्टमर आईडीज, है ना, एंड लेट्स गो टू ऑर्डर्स टेबल। इन ऑर्डर्स अगेन वी हैव कस्टमर आईडी और उसके बेसिस पे ऑर्डर आईडी है, ठीक है। तो कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है, कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में भी है, जिसके बेसिस पे हम लोग ज्वाइन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कि मान लो मुझे कस्टमर्स टेबल के अंदर से कस्टमर की आईडी चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट करके हम कस्टमर आईडी कस्टमर अंडरस्कोर आईडी ले लेते हैं। कस्टमर आईडी हमें कौन से टेबल में से चाहिए, कस्टमर्स टेबल में से। सो व्हाट यू कैन से कि कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी चाहिए, कॉमा ऑर्डर्स में से हमें चाहिए ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। ऑर्डर स्टेटस फ्रॉम पहली टेबल कस्टमर्स जॉइन दूसरी टेबल ऑर्डर्स, दोनों में किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी इन कस्टमर्स टेबल एंड कस्टमर आईडी इन ऑर्डर्स टेबल। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। तो बेसिकली ये जो हमने ज्वाइन लगाया है ये किसके बेसिस पे लगाया है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर्स डॉट भी कस्टमर आईडी एक्चुअली। अभी इफ़ आई कॉल इट अगेन तो भी हमारे पास एरर है, अननोन कॉलम कस्टमर्स डॉट क्यूटमर आईडी। क्यूटमर्स कहाँ लिखा है हमने, ये रहा, ओके, स्मॉल सिली मिस्टेक्स हियर। सो या हमारे पास हर कस्टमर आईडी के आगे उसका यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन यूटिलाइज द डेटा, और हम कस्टमर आईडी जहाँ पे भी मैच कर रही हो उसके बेसिस पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो मैंने जॉइन यूज़ किया है गाइज, ये इनर जॉइन है जो कि हमें कॉमन डेटा निकाल के दे रहा है, यानी कि कॉमन डेटा जो कि दोनों टेबल के अंदर अवेलेबल है उसके बेसिस पे वैल्यू निकाल के दे रहा है। इसमें भी अगर आप बोलो कि जहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर स्टेटस है, ऑर्डर स्टेटस इज़ इक्वल टू कैंसिल्ड होना चाहिए, ठीक है, उन्हीं का डेटा अगर हमें यहाँ पे चाहिए, तो जैसे मैं कैंसिल लगा के रन कराऊंगी तो ये उन कस्टमर्स की आईडी निकल के आ जाएगी जिन्होंने अपने ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज जॉइंस एज वेल। सिमिलरली आपने देखा था कि हम जब थे आई बिलीव अगेन ऑर्डर्स के अंदर ही, तो एक बार ऑर्डर्स की टेबल को वापस कॉल कर लेते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स, एंड इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो ये हमारे पास ऑर्डर का डेटा है, ऑर्डर में ऑर्डर आईडी है, और उसी के बेसिस पे अगर मैं पेमेंट्स में जाऊँ तो पेमेंट्स में भी ऑर्डर आईडी के बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे पेमेंट वैल्यू है, ठीक है। ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे पेमेंट वैल्यू है। सो से अगर मैं हर ईयर में कितना पेमेंट निकल के आया है वो निकालना चाहूँ, ठीक है, हर ईयर में मतलब हर परचेज़ की ईयर के अंदर कितना पेमेंट आया है, तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। देखो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए, किसके अंदर से चाहिए, ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प के अंदर से। तो ऑर्डर
परचेज टाइम स्टैम्प किसके अंदर है, ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर। सो ऑर्डर अंडरस्कोर परचेज अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प इज़ अ कॉलम, ठीक है, कॉमा दूसरा कॉलम हमारे पास क्या हुआ, पेमेंट्स का। सो पेमेंट्स के अंदर से हमें चाहिए पेमेंट वैल्यू, ठीक है, पेमेंट वैल्यू का भी क्या चाहिए, सम चाहिए, करेक्ट, सम चाहिए, है ना। फ्रॉम टेबल पहली ऑर्डर्स, ठीक है, सिंटेक्स ध्यान रखना, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, तो सिलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि कॉलम दो अलग अलग टेबल के हैं तो कॉलम्स फ्रॉम पहली टेबल ऑर्डर्स, दूसरी टेबल पेमेंट्स, ठीक है। ज्वाइन करना है किसके बेसिस पे, दोनों में कॉमन क्या, ऑर्डर आईडी। सो ऑन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू पेमेंट्स डॉट ऑर्डर आईडी एक्चुअली, ठीक है। बट क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास सम है, सम क्या है, सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू हो तो क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे होगा, ऑब्वियसली जो ईयर हमने निकाला है इसका नाम यहाँ पे एज ईयर्स दे देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ईयर्स की तरह मेंशन करती हूँ, नॉट ईयर्स बट ईयर्स। सो ग्रुप बाय विल बी बेस्ड ऑन ईयर्स यहाँ पे। एंड नाउ इफ आई रन दिस एंड वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अच्छा लेट मी सी क्या है, ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प नहीं है, ऑर्डर परचेज की जगह पे परचेज लिखना पड़ेगा। सी दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ हैविंग सच ह्यूज कॉलम नेम्स, ठीक है। तो 2017 में ये रहा, 2018 में ये रहा, 2016 में ये रहा। आप चाहो तो ऑर्डर बाय कर लो इसको, ऑर्डर बाय ईयर्स, ताकि असेंडिंग में ये थोड़ा अच्छा लगे आपको, तो ये भी हो जाएगा। आप राउंड लगाना चाहो तो राउंड लगा सकते हो, राउंड लगा के आप बोल सकते हो कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमें राउंड चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी कि 2016 में इतनी थी, 17 में इतनी थी और 18 में हमारी सेल्स इतनी गई, ठीक है। सिमिलरली ये तो हमारे पास जॉइन था जो कि इनर जॉइन था। अगर आपको लेफ़्ट जॉइन चाहिए आप लेफ़्ट जॉइन यहीं पे लगा सकते हो, जहाँ पे लेफ़्ट की टेबल का पूरा डेटा और राइट से मैचिंग डेटा, या फिर आप राइट जॉइन लगा सकते हो जहाँ पे राइट की टेबल का पूरा डेटा और राइट से मैच करता हुआ डेटा लेफ़्ट में जो हो वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट और लेफ़्ट की टेबल कौन सी, जो पहले लिखी वो लेफ़्ट की टेबल, जो बाद में लिखी वो राइट की टेबल। इसके बेसिस पे आप इनर जॉइन या फिर लेफ़्ट जॉइन लगा सकते हो। सिमिलरली सेल्फ जॉइन भी हमारे पास होता है एंड क्रॉस जॉइन भी हमारे पास होता है। क्रॉस जॉइन में आपके पास टेबल ए का सारा डेटा टेबल बी के साथ आता है, और सेल्फ जॉइन का मतलब जो टेबल खुद ही के साथ जॉइन लगाती है वो सेल्फ जॉइन कहलाती है, ठीक है। जहाँ जैसे कि अगर हम यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर चले, पेमेंट्स के अंदर अगर मैं बोलूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेमेंट्स, ठीक है। सो पेमेंट्स में जैसे हमारे पास ये डेटा है, इसके बेसिस पे अगर मैं सिंपल एक सेल्फ जॉइन लगाऊं जहाँ पे हम बोलें कि एक T1 नाम की टेबल हमने अज्यूम करी जो कि पेमेंट्स की ही टेबल है, इससे हम लोग ऑर्डर आईडी फैच करना चाहते हैं, ठीक है। ऑर्डर आईडी फैच कर रहे हैं, और एक T2 नाम की टेबल है उससे भी हम लोग ऑर्डर आईडी फैच कर रहे हैं। यानी कि हमने जो पेमेंट्स की टेबल है इसको ही पेमेंट और T1 बोल दिया, और पेमेंट्स की टेबल को ही T2 बोल दिया, ठीक है। दो टेबल्स हैं T1 एंड T2, ठीक है, जिसके बेसिस में से हमें डेटा चाहिए। तो फ्रॉम पेमेंट्स एज T1 कॉमा T2, ठीक है, या वापस लिख लो पेमेंट्स एज T2। वी नीड टू से व्हाट कि सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल, राइट। किस जगह से, जहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जहाँ पे हमारे जो पेमेंट टाइप है वो मिलते जुलते हों, ठीक है। तो वेयर T1 डॉट पेमेंट टाइप इज़ इक्वल टू T2 डॉट पेमेंट टाइप। इसको अगर मैं यहाँ पे रन करती हूँ, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स, माइट टेक मोर डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, क्योंकि डेटा हमारे पास काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और उसके बेसिस पे जहाँ जहाँ पे हमारे पास T1 एंड T2 की वैल्यू आपस में मैच करती होंगी, किस जगह पे, जहाँ पे पेमेंट टाइप सेम टू सेम है, वहाँ की वैल्यूज़ ये हमें लाके रिटर्न कर देगा। 2000 years later. So guys, it's taking a little bit more time than expected. So yeah, this is how you can use self join to write this query. But as of now, I'm just clearing this query as it is taking a lot more time than expected. So I'll clear this as of now. And yeah, okay. So MySQL client ran out of memory. Let's leave it here.
या दिस इज़ a huge data and that's why it's taking a while, but हाँ, आप लोगों के केस में आप किसी और डेटाबेस पे या किसी और फाइल पे इसे ट्राई कर सकते हो. Now guys, let's move ahead to our next topic, and before we move ahead to our next topic, if you want to become a successful data analyst with WS CubeTech's premium data analytics mentorship program, तो guys, एक cohort start होने वाला है on 21st of July 2024, which will be led by top industry mentors from Microsoft, Amazon, KPMG, Rapido and WS CubeTech itself. So अगर आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं. So now let's continue. Moving ahead, let's talk about subquery over here, guys. Subquery means a query inside a query. Whenever we want to define a query inside a query, we utilize subqueries. जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा था प्रोडक्ट्स टेबल. इन द प्रोडक्ट्स टेबल वी हैव प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट आईडी है. क्या ये प्रोडक्ट आईडी हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर है? इन द ऑर्डर्स वी हैव कस्टमर आईडी. आई बिलीव इन ऑर्डर आइटम्स वी हैव प्रोडक्ट आईडी. ठीक है, तो ऑर्डर आइटम्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है. प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे प्राइस भी गिवन है कि हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है उसका यहाँ पे प्राइस कितना है. सो अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट्स टेबल में अगर हम चलें तो प्रोडक्ट्स टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट का नाम गिवन है. मैं प्रोडक्ट का नाम यहाँ से चाहती हूँ. ठीक है, प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स पे अगर चलें तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है जिसके बेसिस पे प्राइस गिवन है. अगर मैं पेमेंट्स में जाऊँ तो पेमेंट्स में हमारे पास ऑर्डर आईडी गिवन है. यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर आईडी गिवन है. सो लेट्स डू वन थिंग कि प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग यहाँ से जॉइन लगाएंगे और यहाँ के बेसिस पे हम लोग ऑर्डर्स के ऊपर जॉइन लगाएंगे. यानी कि प्रोडक्ट से ऑर्डर आइटम से ऑर्डर्स के अंदर आएंगे. नॉट ऑर्डर्स बट एक्चुअली पेमेंट्स के अंदर आएंगे. तो प्रोडक्ट से पेमेंट्स में आना है कि हर प्रोडक्ट का कितना पेमेंट आया है और उसके बेसिस पे हम उस प्रोडक्ट का नाम निकालेंगे जो कि टॉप पे है. तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स वाली जो हमारी टेबल है उसमें से चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी, कॉमा जो ऑर्डर आइटम्स हैं उससे हमें कुछ नहीं चाहिए बट हमें यहाँ पे ऑर्डर ज़रूर चाहिए. ठीक है, ऑर्डर्स वाली जो हमारी टेबल है इसके अंदर से हमें ऑर्डर्स नहीं, एक्चुअली पेमेंट्स वाली जो हमारी टेबल है, पेमेंट्स में हमारे पास पेमेंट वैल्यू है. पेमेंट वैल्यू हमें चाहिए. ठीक है, फ्रॉम पहली टेबल प्रोडक्ट्स. देखो प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है पेमेंट्स के अंदर क्योंकि पेमेंट्स में सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है. बट प्रोडक्ट्स का ज्वाइन किसके साथ है? ऑर्डर आइटम्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और ऑर्डर आइटम्स में ऑर्डर आईडी है जो कि पेमेंट्स के अंदर ऑर्डर आईडी की तरह है. तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट्स में ज्वाइन लगेगा किसका? ऑर्डर आइटम्स का. ठीक है, किसके बेसिस पे? ऑन प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी is equal to order items dot product ID. ठीक है, ये हमने लिया इन दोनों के बेसिस पे. फिर इसके अंदर भी हमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा पेमेंट्स का. तो इसके अंदर हम लोग ज्वाइन करेंगे पेमेंट्स को. किसके बेसिस पे? पेमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है? ऑर्डर आईडी. ठीक है, सो ऑन लगाना मैं भूल गई हूँ. ऑन पेमेंट्स डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आइटम्स डॉट ऑर्डर आईडी. ठीक है, तो ऑर्डर आइटम्स डॉट ऑर्डर आईडी. ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे अभी रन करती हूँ एज ऑफ नाउ तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आएंगी कि जब जब हमारे पास परफ्यूम, फर्नीचर, डेकोरेशन, जब जब ये चीज़ें ऑर्डर हुई है तो उसकी वैल्यू है. बट हमें क्या चाहिए? हमें इनकी टोटल सेल्स चाहिए. टोटल सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम सम लगा सकते हैं इसका. ठीक है, नाम भी डिफाइन कर देते हैं कि एक का नाम भाई यहाँ पे कैटेगरी बोल देते हैं कि तुम कैटेगरी हो. तुम्हें भी ब्रैकेट में हम यहाँ पे इनक्लोज कर देते हैं और ये हमारे पास मान लो कि सेल्स हो गई. ठीक है, अभी हमारे पास क्या है? कैटेगरी और सेल्स है. बट क्योंकि हमने यहाँ पे सम दिया है तो ग्रुप बाय करना ज़रूरी है. ग्रुप बाय होगा किसके बेसिस पे? कैटेगरी के बेसिस पे. तो अभी अगर मैं रन कराती हूँ तो हर कैटेगरी के बेसिस पे मेरी कितनी सेल हुई है वो मेरे पास निकल के आ गया. मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है. तो उसके लिए हम लोग सब क्वेरी में क्या लिखेंगे? सब क्वेरी में सिंपली इतना जाएगा कि पहले हम इसको डिसेंडिंग करते हैं कि ऑर्डर बाय करते हैं सेल्स के बेसिस पे, जिसमें लगाते हैं हम लोग डिसेंडिंग. तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू देगा. ठीक है, अब इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? बेड टेबल बाथ चाहिए, है ना. बेड टेबल एंड बाथ, ये हमें सिर्फ नाम चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे भी लिमिट 1 दे देती हूँ तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल के आएगी. हमें सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी चाहिए.
तो कैटेगरी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरी टेबल को, ये जो हमारे पास अभी एक्चुअली टेबल निकल के आई है, इस टेबल को एनक्लोज कर लेते हैं एक ब्रैकेट में। इस टेबल के अंदर से बोलते हैं कि हमें चाहिए क्या, कैटेगरी फ्रॉम ये पूरी टेबल। इसको मैं क्लोज ओपन करूं तो ये मेरे पास पूरी टेबल है। अभी अगर मैं रन कराती हूँ तो हमारे पास एक एरर आएगी जो कि ये बोलेगा कि नाम नहीं डिफाइंड है। तो यहाँ पे इस टेबल को एज ए करके नाम दे दो, और अभी अगर हम रन कराते हैं तो बेड, टेबल एंड बाथ ये हमारे पास निकल के आ गया। अगर आपने लिमिट में 5 रखा होता तो इन पाँचों के हमारे पास नाम निकल के आते, जो कि टॉप 5 के हमारे कैटेगरीज के नाम हैं। तो इस तरह से यू कैन यूटिलाइज सब क्वेरी कि आप पहले एक टेबल बना सकते हो, यू कैन ट्रीट इट एज अनदर टेबल एंड उसके अंदर से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट एज अ CTE एज वेल गाइस, कि यहीं पे अगर मैं CTE का भी एग्जाम्पल दूँ तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये तो हमारे पास है ही सही, एंड इसको मैं एज ए भी नहीं यहाँ पे नहीं डिफाइन कर रही, बट मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि विद ए एज, ये हमारे पास पूरा वैल्यू हो गया। इसमें से सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम ए, इसको अगर हम रन करवाते हैं तो ए में से हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं, जो कैटेगरी में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इफ़ आई शो यू द कोड, दिस इज़ हाउ आर कोड लुक्स लाइक, जहाँ पे हमने इस पूरी टेबल को एक CTE बोल दिया, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोल दिया, और उसके अंदर से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। सिमिलरली मूविंग अहेड, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट वुड बी आर केस ऑपरेटर। केस ऑपरेटर के लिए अगर हमें यहाँ पे कोई भी केस लगाना है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे, तो हम यहाँ पे कोई केस भी लगा सकते हैं, कोई भी कंडीशन भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हमने यहाँ पे हर प्रोडक्ट की कैटेगरी को ग्रुप बाय किया था, ठीक है, लेट्स कम बैक ओवर हियर, और मैं इस पार्ट को ना सिर्फ कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे ए का ये वाला हमारे पास पार्ट है ना, तो ये जो हमारे पास CTE है बेसिकली, इस CTE को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इधर मैं ऑर्डर आइटम्स में आके सिलेक्ट ऑल करके इसे थोड़ा इंक्रीज़ करके पेस्ट कर रही हूँ। तो हमारे पास ये कैटेगरीज आई, लिमिट मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है, जिसमें हमारी जो हाईएस्ट वैल्यूज़ है दैट इज़ 17,12,553 है। तो सबसे पहली वैल्यू 17 लाख है, और सबसे कम वैल्यू जो है वो 324 रुपये की है। तो मैं इसको लो, मीडियम, हाई में कैटेगराइज करना चाहती हूँ। तो लो, मीडियम, हाई में कैटेगराइज करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पूरी टेबल को हमने फिर से कन्वर्ट किया इनटू अ CTE, ठीक है, कि हमने बोला विद ए एज, ये हमारे पास एक CTE हुआ, केस दिया कि सिलेक्ट करना है केस व्हेन, केस के अंदर हम आप यहाँ पे बोलते हैं कि कंडीशन देते हैं व्हेन, जब हमारे पास ये जो सेल्स की वैल्यू है, व्हेन सेल्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट्स से सबसे पहले स्मॉलर से स्टार्ट करते हैं, चलो स्मॉलर देन 5,000 है, ठीक है, देन हम उसको बोलेंगे लो, ठीक है। व्हेन सेल्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, देन हम बोलेंगे हाई, और बीच की जो हमारे पास बची हुई है एल्स लगा के हम उनको मीडियम की कैटेगरी के अंदर भेज देंगे, ठीक है। इस कॉलम को इसको एंड करेंगे, एंड एज, किस नाम से आप एंड करना चाहते हो, तो सेल टाइप में यहाँ पे ले लेती हूँ कि सेल टाइप नाम से हमने इसे एंड किया। फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे पास क्या हो गया, ए नाम की टेबल। टेबल कौन, क्यों ए है, क्योंकि ऊपर ए डिफाइन किया हुआ है आपने। तो हम इसको अगर रन कराते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी कि कहाँ पे हमारे पास हाई, मीडियम या फिर लो सेल्स हैं। अगर आप इसके साथ सब कुछ भी सिलेक्ट करके फिर केस देना चाहते हो तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि जहाँ पे हाई है दैट मीन्स 1 लाख के ऊपर वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे 1 लाख से 5,000 के बीच में है वो मीडियम है, 5,000 से नीचे वाली लो की कैटेगरी के अंदर आ रही है। तो इस तरह से हम लोग केस ऑपरेटर को यूटिलाइज़ करके डिफरेंट कंडीशंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं विंडो फंक्शंस। विंडो फंक्शंस आर वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू कि हमें यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पे विंडो फंक्शन देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ सिलेक्ट में सबसे पहले अब हम यहाँ पे ऑर्डर्स में चलते हैं। ऑर्डर्स में अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर्स में हमारे पास ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प है। ऑर्डर डेट के बेसिस पे है ना, ऑर्डर डेट के बेसिस पे मैं यहाँ पे प्राइस निकालना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑर्डर डेट, ऑर्डर्स डॉट हमारे पास है परचेज टाइम स्टैम्प, ठीक है, जिसको मैं यहीं पे नाम ना ऑर्डर डेट का दे देती हूँ, बहुत सिंपल, ठीक है। सिमिलरली हम लोग पेमेंट्स में से पेमेंट्स डॉट
पेमेंट वैल्यू को निकाल लेते हैं फ्रॉम ऑर्डर्स, जॉइन पेमेंट्स ऑन ऑर्डर्स डॉट, दोनों में कॉमन क्या है, ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू पेमेंट्स के अंदर हमारे पास है ऑर्डर आईडी। ठीक है, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैं इसको रन कराऊँ, अब देखो हर डेट के हिसाब से हमारे पास वैल्यू है, और मैं अगर टोटल सेल्स निकालूँ तो मेरे पास टोटल सेल्स भी आ सकती है। व्हाट इफ़ आई वांट टू फाइंड क्यूमुलेटिव सेल्स, क्यूमुलेटिव सेल्स अगर मुझे निकालनी हो कि हर दिन मुझे यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यू दिखे, तो उसके लिए गाइज मैं विंडो फंक्शन को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। कैसे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ उसको समझते हैं। देखो ये जो हमारे पास है, इसे अगर मैं ट्रीट करूँ एज सब क्वेरी, जहाँ पे इसका नाम मैं एज ए दे देती हूँ, पेमेंट वैल्यू को मैं यहाँ पे सेल्स दे देती हूँ फिर से। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्स हुई। अब इसके अंदर से हम बोल देते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंपली ऑर्डर डेट तो चाहिए इसे, ठीक है, कॉमा हमें सम ऑफ सेल्स चाहिए, किसके बेसिस पे, ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। ठीक है, फ्रॉम हमारी टेबल का नाम आ जाएगा। अगर अब इसे मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो आप देखेंगे क्या कि हमारे पास जो भी हमारी वैल्यूज़ है, जैसे कि ये हमारे पास 9 तारीख है, यहाँ पे हमारे पास 4 तारीख का, अच्छा अलग अलग टाइम भी हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि किस किस टाइम पे हमारे पास सेल्स आई है। सो लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ पे से सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेट के बेसिस पे इस डेटा को लेते हैं कि मैं सिर्फ डेट के बेसिस पे ले रही हूँ। ऑल्सो मैं पेमेंट्स का भी ना सम निकाल देती हूँ, सो दैट हमारे पास यहाँ पे सम हो ईच डे के ऊपर, और हमारा जो डे है वो रिपीट ना हो। तो हम सम ऑफ डे तो निकालते हैं, क्योंकि सम निकाला है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा ऑर्डर डेट के बेसिस पे, एंड ऑर्डर डेट को हम यहाँ पे इस तरह से रखते हैं। तो जैसे हमारे पास 4/9/2016 थी, उसको 242 हमारी सेल्स हुई। फिर नेक्स्ट जो भी हमारी सेल्स थी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेल्स को भी रख दूँ तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि पहले दिन 272 की सेल्स थी तो वो लिखा हुआ आ गया। सेकेंड डे 150 की सेल हुई तो 272 में 150 ऐड हो गया। नेक्स्ट डे 81 की सेल हुई तो 422 के अंदर 81 ऐड हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट डे 218 की सेल हुई तो यहाँ पे 504 के अंदर 218 ऐड हो गया, और ये बन गए 723। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी जो क्यूमुलेटिव सेल्स है वो आ रही है हर दिन पे, हमारी अभी तक की कितनी टोटल सेल हुई है। यानी कि मैं कोई सा भी दिन उठा के देख लूँ, मान लो ये दिन उठा लिया हमने 28 अगस्त 2017, इस तक हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड क्यूमुलेटिव सेल्स। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, विंडो फंक्शंस को यूटिलाइज़ करना है। विंडो फंक्शन को किस तरह से कि हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक सब क्वेरी बना के टेबल बनाई, और उसके अंदर से बोला कि हमें क्या करना है, ऑर्डर डेट तो चूज़ करना है और सेल्स भी चूज़ करनी है। बट ये जो सेल्स हो ये किसके बेसिस पे निकल के आए, ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट के बेसिस पे ये निकल के आए। तो इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव सेल्स निकाल सकते हैं और विंडो फंक्शंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। विंडो फंक्शंस को हम और भी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डेटा निकाला था। अगर मैं इसे यहाँ पे कॉल करती हूँ बिना ऑर्डर बाय वगैरह लगाए हुए, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। ठीक है, इस डेटा के अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी को अगर आप रैंक देना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप इसके लिए चाहो तो सिटी चाहे सब क्वेरी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे विद ए एज ले लेती हूँ कि एक तरफ हमारे पास कैटेगरी है, दूसरी तरफ हमारे पास सेल्स है, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि भाई मुझे सिलेक्ट करके क्या दो, सिलेक्ट करके दो एक तरफ तो कैटेगरी दूसरी तरफ सेल्स, है ना, कैटेगरी दो कॉमा सेल्स दो कॉमा इसके बेसिस पे मुझे रैंक दो, या डेंस रैंक यूज़ कर सकती हो, डेंस रैंक यूज़ कर सकते हो, टोटली अप टू यू। सो अगर हमने यहाँ पे रैंक यूज़ किया तो रैंक देनी है किसके बेसिस पे, रैंक देनी है आपको सेल्स के बेसिस पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओवर ऑर्डर बाय, रैंक फंक्शन यूज़ करना है ओवर ऑर्डर बाय सेल्स, एंड फ्रॉम टेबल का नाम ए। अगर मैं इसको यहाँ पे देती हूँ तो सबके बेसिस पे रैंकिंग मिल जाएगी। ठीक है, वो तो अच्छा है कि हमारे पास सेम वैल्यू पे मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं है, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे डेंस रैंक यूज़ करना होता। तो आप चाहो तो रैंक, या फिर अगर हमारे पास सेम वैल्यू रिपीट हो रही है तो उस केस में डेंस रैंक को यूटिलाइज़ कर सकते हो, सो दैट हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे स्किप ना हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार जिसकी सबसे हाईएस्ट सेल है उसको रैंक 1 मिले, तो इसको आप डिसेंडिंग कर सकते हो।
एंड स्पेस देना मत भूलना. सो नाउ इफ़ आई रन इट, तो हमारे पास जो हाईएस्ट सेल वाला बंदा है उस पर रैंक 1 आ गई. ठीक है, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं. फिर इसमें से भी टॉप 1 2 3 अगर आपको रैंक निकालनी हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. उसके लिए अगर आपको यहाँ पे वो चीज़ निकालनी है तो एक और सीटी आपको देना पड़ेगा कि ये हमारे पास बी हो जाएगा. बी एज मतलब यहाँ पे हम लोग कॉमा देते हैं या क्योंकि सी तो हम जितने चाहें उतने क्रिएट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास एक और कैटेगरी हो जाएगी जहाँ पे जो रैंक वाला हमारा कॉलम है उसका नाम भी हम आर के दे देते हैं. ठीक है, अब इसमें से बोलते हैं कि सिलेक्ट करो कैटेगरी कॉमा सेल्स वेयर आर के इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 फ्रॉम टेबल का नाम बी. तो हमारे पास यहाँ पे टॉप 3 जो वैल्यूज़ है वो निकल के आ जाएगी, यानी कि जहाँ पे रैंक की वैल्यू 3 या 3 से कम है वहाँ की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी. तो इस तरह से यू कैन यूटिलाइज विंडो फंक्शंस एज वेल. एंड फिर विंडोज़ के अंदर हमारे पास लीड लैग काफ़ी सारे फंक्शंस आ जाते हैं. देन मूविंग अहेड, अप नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव व्यूज़ ओवर हियर. व्यूज़ अलाउज अस टू कन्वर्ट एनी थिंग इन टू अ व्यू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारी यही क्वेरी थी, इसको मैं चाहती हूँ कि ये क्वेरी पे मैं हमेशा नज़र रखना चाहती हूँ जब जब मेरा नया डेटा भी ऐड होता रहे. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा जो डेटा है इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमें इसका एक व्यू क्रिएट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट व्यू. व्यू का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो कि प्रोडक्ट नाम ले लेते हैं. प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एज, और ये पूरी हमारी क्वेरी हो जाएगी. इसको अगर मैं रन करती हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ. लेफ़्ट में अगर मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो व्यूज़ में आप देखेंगे एक नया एरो ऐड हो गया है. उसे अगर मैं कॉल करूँगी तो जब जब मैं उससे कॉल करूँगी ये दिस विल बी ट्रीटेड एज अ वर्चुअल टेबल ओवर हियर. और फिर इसके अंदर से भी मैं फर्दर एनालिसिस जो भी करना चाहूँ वो कर सकती हूँ. सो you can write any query, create it into a virtual table, and then you can again perform any analysis by treating it as a table. तो ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स है इसको अब आप एक टेबल की तरह ट्रीट कर सकते हो और उसके अंदर से भी डेटा निकाल सकते हो. सो गाइज, ये था हमारा एसक्यूएल इन 1 आवर, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है विद द वेरी बेसिक्स. जब हमने सिलेक्ट, वेयर एंड और नॉट, बिटवीन, इन, नॉट इन, लाइक ऑपरेटर, इसी के साथ ऑर्डर बाय, लिमिट को हमने डिस्कस किया है. देन हमने फंक्शंस डिस्कस किए हैं, हाउ वी कैन डिस्प्ले नल वैल्यूज़ इसे डिस्कस किया है. जॉइंट्स कैसे हम लगा सकते हैं वो डिस्कस किए हैं. फर्दर हमने डिस्कस किया है कैसे हम CTE, सब क्वेरी या फिर विंडो फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं इन आवर प्रोग्राम एंड डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं. I hope you guys have no doubts and no questions on how we have covered SQL in just 1 hour. If you like this video, do follow our channel WS Cube Tech. Thank you.